जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी नींद और उससे जुड़ी एक बड़ी समस्या पर है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग भी आराम करता है, लेकिन नींद में अगर सांस की नली कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो दिमाग को जागना पड़ता है। इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन असर ये होता है कि क्वालिटी की नींद नहीं मिलती। इस समस्या को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिस पर एम्स की चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इसके मुताबिक देश के करीब 11% लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि ओएसए के शिकार हैं। ये समस्या गंभीर है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। आसपास कोई सोते हुए खर्राटे ले रहा हो तो आपका चैन से सोना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि खर्राटे ले रहा शख्स भी नींद में परेशान हो। मुमकिन है कि नींद के दौरान उसका दिमाग कभी सो रहा हो, कभी जाग रहा हो और घंटों सोने के बाद भी उसे लगे कि नींद पूरी नहीं हुई। नींद के दौरान ये परेशानी सांस रुकने की वजह से होती है, जो एक गंभीर बीमारी है और जानलेवा भी। पिछले साल फरवरी में जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिड़ी की इसी बीमारी यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से मौत हो गई थी। आमतौर पर लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन एम्स की नई रिसर्च में दावा किया गया है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी से आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की रिसर्च में सामने क्या आया है। इसके मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए से जूझ रहे हैं, यानी करीब 11% भारतीय ओएसए के शिकार हैं। इसके मरीजों में 13% पुरुष और 5% महिलाएं हैं। करीब 5 करोड़ लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गंभीर लेवल पर है। इस तरह हालात चिंताजनक हैं, लेकिन अगर इस बीमारी की समझ हो तो इसका इलाज भी मुमकिन है। असल में जब हम सोते हैं तो श्वास नली की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, जो सांस की नली में दबाव डालती हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये दबाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नींद में सांस कुछ देर के लिए पूरी तरह रुक जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है और इसकी वजह से दिमाग तुरंत जाग जाता है और सांस की नली को फिर से खोल देता है। इस तरह नींद में दिमाग कई बार जागता सोता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि नींद की क्वालिटी कम हो जाती है, यानी गहरी नींद आ ही नहीं पाती। इसकी वजह से दिन में नींद आती है, दिन भर सुस्ती रहती है, हार्ट अटैक, डिमेंशिया और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी नींद नहीं आती तो दिमाग को आराम नहीं मिलता और याददाश्त पर असर पड़ता है। इस तरह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकता है। सवाल है कि आप कैसे समझें कि ये बीमारी शरीर में घर कर चुकी है। इसके लिए कुछ लक्षणों पर ध्यान देना दरअसल जरूरी है। मसलन, क्या आप सुबह उठने के बाद थके थके से रहते हैं, दिन में नींद आती है, मूड में बदलाव आया है, चीजें भूल जाते हैं, काम में ध्यान लगाना मुश्किल होता है, सिर दर्द और खर्राटे की समस्या है, या फिर रात में घुटन की वजह से नींद खुलती है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये लक्षण महसूस होते हों तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। जरूरी नहीं कि ये लक्षण आप में हों, फिर भी गांठ बांध लीजिए कि इस बीमारी से दूर रहने और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें। सोने और जागने का टाइम फिक्स किया जाए। सोने से कम 2 घंटे पहले जरूर खा लें। साफ सुथरे बिस्तर पर सोएं। फोन सिरहाने रखकर बिल्कुल न सोएं और सबसे अहम बात, रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज्यादा वजन होने से नींद में समस्या आ सकती है। अगर वजन काबू में है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पर काबू पाया जा सकता है, इसे दूर रखा जा सकता है। आप खुद नींद में खलल डालने वाले ओएसए से जरूर सतर्क रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वो इससे कितना खतरनाक है और इससे बचने का क्या उपाय है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अमरिंदर सिंह से। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे मोबाइल है उसको चार्ज करने की हर एक दिन के बाद या 12 घंटे बाद जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत आवश्यकता है। जब आपको रात भर नींद अच्छे से ना आएगी, जब आप उठते हो तो आपको लगेगा कि आप बहुत लेथार्जी महसूस कर रहे हो, बहुत थकावट महसूस कर रहे हो। और जब आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस आवर्स में आप उधर सोओगे, आपको नींद ज्यादा आएगी, आप अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे आप में कोई भी काम में, आपको डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, आपकी जो इवन पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी आप में खराब होने की कगार रहेगी। और साथ में आपको अगर रात को आप सो रहे हो तो बार बार आपको नींद ही नहीं आएगी, इंसोम्निया वाले सिम्टम्स ही आएंगे, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, हाइपरटेंशन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको हो सके तो जब ये सिम्टम्स आए तो ये चीज याद रखना है कि आपको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। पल्मोनरी मेडिसिन वाले के पास जा सकते हो, ईएनटी वाले के पास जा सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि ये चीज वो उनको अच्छे से जांच करेंगे और उसको अच्छे से उसका इलाज भी करेंगे। हाँ, और एक चीज सिम्टम बताना भूल गया कि बार बार आपका पार्टनर खराटे लेगा, उसमें खराटे जब लेते हो आपको तो उस टाइम पे भी ये ऐसे सिम्टम्स जब आए तो आपको एक अच्छे फिजिशियन के पास जाना है और अपना इलाज कराना है। अगली खबर युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे आर्थराइटिस से जुड़ी है। आमतौर पर माना जाता है कि गठिया बढ़ती उम्र में परेशान करता है, लेकिन एम्स की नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है, ये सब बहुत विस्तार से इस स्टडी में बताया गया है। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान नहीं होना चाहते तो इस बीमारी को लेकर गंभीर होना जरूरी है और हॉर्न बजाना जरूरी है। दर्द ऐसा कि बर्दाश्त ना हो, न चलने दे न बैठने दे, और मुश्किल ये कि कोई स्थायी इलाज भी नहीं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि आर्थराइटिस यानी गठिया एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों को होती है, यानी बुढ़ापे में परेशान करती है। लेकिन इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि अब इस बीमारी के शिकार कम उम्र के लोग भी हो रहे हैं। और एम्स की स्टडी में दावा किया गया है कि लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से भारत में आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सामान्य लगने वाली ये बीमारी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक आर्थराइटिस की समस्या सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी हो रही है। इसकी वजह खराब लाइफस्टाइल और असंतुलित भोजन है। फास्ट फूड के बढ़ते चलन से होने वाला मोटापा आर्थराइटिस की बड़ी वजह है। इसके अलावा प्रदूषण और तनाव की वजह से भी ये बीमारी पनप रही है। लेकिन सबसे अहम वजह है मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर का लगातार इस्तेमाल, जिसकी वजह से युवाओं में जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जा रही है। स्मार्टफोन अच्छा तो लगता है, लेकिन आपकी जो हाथ की पोजीशन है वो यूं रहती है, यूं, राइट? तो आपके फिंगर कॉन्स्टेंटली उस पोजीशन में है स्ट्रेस के, तो उंगलियां क्या होंगी जब आप मोबाइल रखते होंगे? आई डोंट नो आप लोग महसूस करते हैं नहीं, जब घर जाते हैं तो लगता है कि उंगलियां थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टिफ हो रही हैं, आपने मुट्ठी बांधी और है ना? तो ये शुरुआत है। उसके बाद क्या होता है, डिफॉर्मिटीज भी आ जाते हैं। मतलब आप जब फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हैवी फोन है तो ये आपकी उंगली को सपोर्ट करती है कि ये गिरे ना, अगर कॉस्टली फोन है तो और ज्यादा ऐसे रहता है। तो फिर इस पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है आपकी छोटी उंगली पे, तो क्या होगा? डिफॉर्मिटी तो आई जाएगी। एम्स के डॉक्टर्स का स्टडी के आधार पर मानना है कि कोरोना काल के बाद आर्थराइटिस के मामले तेजी से बढ़े हैं। न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा और किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। चिंता इसलिए है क्योंकि कई दफा ये बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है कि इसका असर फेफड़े, आंख, किडनी और दूसरे अंगों पर पड़ता है और कुछ मामलों में तो इसकी वजह से जान भी जा सकती है।
यहाँ आपका ये समझना जरूरी है कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है। असल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बीमारी से लड़ने वाली स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे जोड़ों में दर्द के साथ ही मसल्स में जकड़न होने लगती है। युवाओं में ये समस्या आराम तलबी और गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बढ़ी है। इसलिए डॉक्टर्स की सलाह है कि अब युवा अपनी आदतों में बदलाव लाएं। मसलन कंप्यूटर पर काम करते हुए या मोबाइल पर बात करते हुए 20 मिनट के बाद गर्दन और उंगलियों को सामान्य स्थिति में लाना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से भी बड़ी मदद मिल सकती है। डॉक्टर्स ने माना है कि अर्थराइटिस से बचने में योग बेहद कारगर है। अगर अर्थराइटिस के लक्षण हैं तो योग की मदद से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टडी बताती है कि 8 हफ्ते तक लगातार योग करने के बाद बीमारी में जबरदस्त सुधार देखा गया। योग, योगासन, प्राणायाम और ध्यान से मरीजों में इन्फ्लेमेशन की समस्या काफी कम हुई। हमने ये पाया कि जब भी हम ये आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो इन्फ्लेमेशन की लेवल्स का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो इससे पेशेंट की कंप्लायंस भी बढ़ती है, बिकॉज पेशेंट इज मोर मोबाइल, उनके जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म देयर डेली कोर्स, बिकॉज ऑफ विच अदरवाइज जब ये लोग पेशेंट्स आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिटेरियोरेशन आती है। और ये भी देखा गया कई लोगों में काफी ज्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ जाती है कि कैसे मैनेज करेंगे, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं अगर, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्कोर्स पुअर होते हैं। और योग करने के बाद हमने देखा कि इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया। एम्स का फोकस अर्थराइटिस यानी गठिया के तेजी से बढ़ते मरीजों पर है। इसके लिए संस्थान लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि युवा इसकी चपेट में न आएं। लेकिन इसके साथ ही इलाज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एम्स का दावा है कि अगर मरीज समय पर सही इलाज कराएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पर इस बीमारी से दूर रहने के लिए लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है, काम करने के तौर तरीकों को बदलना जरूरी है और सतर्क रहने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्लास्टिक की समस्या बड़ी है, जिसका समाधान ढूंढने की कवायद अलग अलग तरह से होती रही। ऐसी ही एक कोशिश की है महाराष्ट्र के सांगली के एक नौजवान ने। उन्होंने सांगली के अरवाड़े गांव में प्लास्टिक से बांध बना दिया है। उनका दावा है कि इससे गांव में पानी और प्लास्टिक दोनों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। ये बांध, ये छोटा सा तालाब एक प्रयोग है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए। ये बांध 17.5 टन प्लास्टिक कचरे से बना है, जिसे महाराष्ट्र के सांगली जिले के अरवाड़े गांव में बनाया गया है। प्लास्टिक से बांध बनाने की ये तकनीक विकसित की है सांगली के ही एक नौजवान सचिन देशमुख ने। कोशिश यही कि पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए प्लास्टिक से छुटकारा मिल सके और पानी की समस्या का भी समाधान हो जाए। अभी ये जो कुछ हमने डैम बनाया, वो डैम बनाने के लिए हमने 2 तरफ सीमेंटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया और उसमें 3 लेयर के अकॉर्डिंग हम जो कुछ प्लास्टिक है उसको हमने 60 टन हाइड्रोलिक प्रेस करके बहुत सारा प्लास्टिक एक बेल के रूप में जनरेट किया और उसको इस डैम में 3 लेयर में हमने मर्ज किया। उसमें डेंसिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ जो अवेलेबल सोर्स है जैसे कि पत्थर है या मरूम है उसका इस्तेमाल किया और ये जो डैम है ये विदिन 1 मंथ ये डैम है जो तैयार हो गया। अभी ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज अगर देखा जाए तो प्लास्टिक में बहुत सारी वैरायटी है और शेप है, साइज है, प्रॉपर्टीज है और ये जो कुछ कीचड़ में पड़ा हुआ प्लास्टिक या रोड साइड में पड़ा हुआ प्लास्टिक जो खराब है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर सोल्यूशन चाहिए तो उसको वॉशिंग, कटिंग, ड्राइंग ये बहुत सारी प्रोसेस से हमारे को गुजरना पड़ता था। सचिन देशमुख ने ये प्रयोग साल 2019 में किया। ये बांध बनाकर और अपनी इस तकनीक का पेटेंट भी करा लिया।
उनका मानना है कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकल करने की भी जरूरत नहीं है, लिहाजा इसमें पैसे की भी बचत होती है और ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस एक सीमेंट कंक्रीट फ्रेम बनाया जाता है और इस प्लास्टिक को पिचिंग द्वारा भरा जाता है और फिर कंक्रीट की एक और परत के साथ पैक किया जाता है। सचिन का मानना है कि उनकी इस तकनीक को अगर देश भर में मॉडल के तौर पर अपनाया जाए तो प्लास्टिक से होने वाले खतरे को रोकने में मदद तो मिलेगी ही, पानी की समस्या भी हल होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी तक तो हमने ये क्रैक कर दिया कि इस प्लास्टिक का जो डैम है इसमें हमने 17.5 टन प्लास्टिक इस्तेमाल किया। आने वाले दिनों में हमने पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है कि जो वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन टेक्नोलॉजी, जिससे हम ब्रिक तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कुछ शेयरिंग वॉल है कि जो हमने सीमेंटेड स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है, उसको हम आने वाले दिनों में जो कुछ है प्लास्टिक के जो कुछ वॉल है उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करके ये जो कुछ प्रॉपर प्लास्टिक का जो डैम है उसका भी स्ट्रक्चर हम आके करेंगे। सचिन ने वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन भी बनाई है जिससे बेकार प्लास्टिक से पेविंग ब्लॉक और ईंटें बनती है और इन ईंटों का इस्तेमाल फुटपाथ बनाने में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग सड़क और घर निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। स्वाति चिखलीकर, सांगली, गुड न्यूज टुडे। रामलीला के मंचन में अक्सर पुरुष ही महिला पात्रों के किरदार भी निभाते हैं, लेकिन महिलाओं को पुरुषों का किरदार निभाते कम ही देखा गया है। ऐसे में इस बार पंचकुला के पिरमुचला इलाके की महिलाओं ने नई पहल की है। इस बार यहां की रामलीला कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस रामलीला में सिर्फ महिलाएं होंगी। राम, तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ और राम रमापति का धनुष लो, खींचो और चिल्ला चढ़ाओ। लाइए महाराज। हर साल शारदीय नवरात्रों के दौरान पूरे देश में रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रामलीला देखी है जिसमें कोई भी किरदार पुरुष न हो? तो आज हम आपको एक ऐसे ही रामलीला के कलाकारों से मिलवा रहे हैं, जहां राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण से लेकर वानर तक के पात्रों को जीवंत सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं। ये रामलीला अलग है, खास है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तमाम जो रामलीला के कैरेक्टर है यानी कि पात्र है, वो सभी जो रोल है वो महिलाएं कर रही है। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें 9 महीने की बच्ची से लेकर 79 साल की महिलाएं किरदार निभाने वाली हैं। 35 महिलाओं की टीम में कोई बैंकर है, तो कोई आर्किटेक्ट, तो कोई सोशल एक्टिविस्ट। कई स्टूडेंट्स भी इस मंचन में हिस्सा ले रही हैं। तू बहुत भोली है, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। जब हमने इन महिलाओं से ये जानना चाहा कि प्रभु श्री राम का किरदार हो या हनुमान जी का, जब आप इसे निभाती हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो इनका जवाब सुनिए। सीता माता का रोल जब एक पुरुष निभाता है तो एक्सेप्ट करते हैं ना। आज तक सालों साल तक हम एक्सेप्ट करते आए हैं। तो वही जब हम हनुमान जी का रोल निभाएंगे तो जब पूरी शिद्दत के साथ हम वो काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब हनुमान जी ने चाहा तो ये हो रहा है, ये मंचन हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही रहता है। जमाना बदल चुका है, महिलाएं पुरुषों की हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी इस पहल को पसंद किया जाएगा। मैं हार हूँ, मैं श्रृंगार हूँ, मैं पिया के मन का प्यार हूँ। सम्मान दोगे तो सत्कार हूँ, प्रेम दोगे तो खुशियों का संसार हूँ। अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं अंगार हूँ, मैं दोधारी तलवार हूँ। पिता के घर में बेटी हूँ, ससुराल में बहू हूँ, अपने बच्चों की माँ भी हूँ। 2 कुलों को जो तार दे ऐसा चमकता अलंकार हूँ, लेकिन मंच पर हूँ तो केवल कलाकार हूँ, केवल कलाकार हूँ। महिलाओं के इस रामलीला मंचन में 3-3 पीढ़ियां तक शामिल हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, समाज को सनातन संस्कृति को लेकर जागरूक करना। बहरहाल इंतजार है 15 अक्टूबर का। बहुत ही अलग, बहुत ही खास ये रामलीला है जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है। जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होगी उसके बाद ये तमाम जो महिलाएं हैं, लगभग 35 ये महिलाएं हैं जो अलग अलग पात्रों में नजर आएगी और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है रामलीला का जो मंचन है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पीर मुशल्ला, पंचकुला। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पालतू कुत्तों से जुड़ा है।
देश के अलग अलग शहरों से कुत्तों के हमले और लोगों को काटने की घटनाएं सामने आती रही। इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने कुत्तों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ नगर निगम कुत्ता पालने के लिए एक नया नियम बनाने जा रहा है। इस नियम के तहत कुत्तों की 6 खतरनाक ब्रीड को घरों में पालने की अनुमति नहीं होगी। इन खतरनाक ब्रीड में अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कॉर्सो, डोगो अर्जेंटिनो और रॉटविलर शामिल है। माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर को होने वाली नगर निगम की बैठक में डॉग पॉलिसी में बदलाव करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये नियम बनता है तो फिर लोग इन 6 खतरनाक ब्रीड को नहीं रख पाएंगे और नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और डॉग को भी तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि ये पाबंदी उन कुत्तों पर लागू नहीं होगी जो नियम बनने से पहले ही चंडीगढ़ नगर निगम में रजिस्टर्ड है। ऐसे खतरनाक कुत्तों के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर ले जाने के दौरान बंधे होंगे और उनके मुंह पर हर वक्त मजल यानी कि जाली लगी होगी ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। पिछले साल सितंबर में पंचकुला नगर निगम ने खतरनाक घटनाओं को देखते हुए पिटबुल और रॉटविलर ब्रीड के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगाई थी। जाहिर है पालतू कुत्तों का शौक दूसरे लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में खतरनाक कुत्तों को लेकर कड़े नियमों का पालन होना भी जरूरी है। इसी मुद्दे पर हमने चंडीगढ़ के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हाउस में बैठक में 17 अक्टूबर को ये फैसला लेने जा रही है नगर निगम। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? मैं समझता हूँ कि ये देरी से आया पर सही फैसला है। बहुत से लोग चंडीगढ़ के अंदर ऐसे भी हैं जो डॉग लवर्स हैं, पर इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो ये 6 स्पीशीज जो बैन की जा रही है। पिछले दिनों में कई जगह पर देखा गया था चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में जो ये फेरोशियस स्पीशीज है, इन्होंने जैसे रॉटविलर्स हो गई और अमेरिकन बुलडॉग हो गया या फिर बहुत सी जो बाकी स्पीशीज हैं जो खतरनाक या इनके क्रॉसेज हैं, उन्होंने बच्चों को जिस तरीके से नोचा मारा कई जगह पे हुआ और जो ओनर्स हैं वो रख लेते हैं। मैं समझता हूँ उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते बिकॉज ये डेंजरस स्पीशीज है। उस तरह की ट्रेनिंग शायद ओनर्स को नहीं है या उनकी सोच उस तरीके से नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में ये स्पीशीज चलती हैं पर फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। देखिए डिसीजन तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिसीजन तो अच्छा है क्योंकि ये बहुत डेंजरस जो प्रजातियां जो हमने सुबह न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है ये घर में रखने लायक या शहर में रखने लायक नहीं है, खतरनाक होती हैं। लेकिन इनको बैन करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि चंडीगढ़ शहर में कारपोरेशन ने कब तक मतलब इतना टाइम हो गया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी ब्रीडिंग जो हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं कुछ तो लोग उनको पालते हैं घरों में रखते हैं, लेकिन इतना कुत्ता कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, लोगों के पीछे भागते हैं कुत्ते, लोगों को काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। नॉर्मल बंदा भी आ रहा है उसमें भी उसको कई बार नॉर्मल कुत्ता उसको भी देख के बड़ा वो फील होता है कि यार मैं जाऊं आगे ना जाऊं, तो सेफ तो है। डिसीजन भी अच्छा है, अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन होना चाहिए। फैसला सही है बिल्कुल, लेकिन ये भी जो ब्रीड ये बंद कर रहे हैं उसकी जगह जो आवारा घूमते हैं उनका भी करना चाहिए। कई बार वो बाइक वाला जाता है तो एकदम से पड़ते हैं वो गाड़ी के नीचे निकल के, तो कई जगह एक्सीडेंट भी उस वजह से। आप चाह रहे हैं कि और जो आवारा है उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए कुछ। हम यही देखते हैं जी, सुबह आते हैं ड्यूटी आते हैं तो आवारा कुत्ते बहुत है क्योंकि हमारे पीछे पड़ते कई बार गाड़ियों के नीचे होते हैं, हमने गाड़ी साफ करनी होती तो गाड़ी के नीचे छुपा बैठे होते हैं। तो यानी सीधे तौर पे अगर हम बात करें कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं क्योंकि जो ये फेरोशियस स्पीशीज है जिनको प्रतिबंध लगाने की जो हाउस में 17 अक्टूबर को एजेंडा पास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग हैं वो जरूर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। और अब बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। बिहार में हजारों टीचर्स की भर्ती में हुआ कथित घोटाला पहले से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में ऐसे लाखों घोस्ट स्टूडेंट्स का पता चला है जो सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर्ड हैं लेकिन हकीकत में इन स्कूलों में पढ़ नहीं रहे हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में बिहार के सरकारी स्कूलों से 5,40,000 से ज्यादा छात्रों के नाम काट दिए गए। ये वो छात्र हैं जो बिना कोई कारण बताए लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे थे। दरअसल इनकी जानकारी तब मिली जब शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की अटेंडेंस ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया। आशंका जताई जा रही है कि इनमें कई छात्र कहीं और दाखिला लिए हुए हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन छात्रों के नाम काटे जाने से राज्य के खजाने को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में 300 करोड़ रुपए की बचत होगी। बिहार में गोस्ट स्टूडेंट्स का मामला नया नहीं है। साल 2011-12 में भी छात्रों के लिए हेल्थ गारंटी स्कीम लागू करने के दौरान स्कूलों में कई फर्जी नामांकन हुए थे।
बाद में ऑपरेशन रजिस्टर क्लीन के जरिए ऐसे लगभग 20 लाख छात्रों की पहचान हुई थी जिनका कोई अता पता नहीं था। स्कूलों में छात्रों के फर्जी नामांकन की वजह सरकार के संकल्प प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में लाना बताया गया। प्रोग्राम के तहत अपना रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए स्कूल वालों ने लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर छात्रों के दाखिले में जमकर फर्जीवाड़ा किया। लेकिन माना जा रहा है कि अब नए अभियान के तहत छात्रों के सरकारी स्कूलों में दाखिले के वास्तविक आंकड़े सामने आ सकते हैं। जाहिर है छात्रों की संख्या के आधार पर ही टीचर्स की भर्ती, स्कूल, क्लासरूम और मिड डे मील के लिए फंड की व्यवस्था की जाती है। अगर छात्रों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाएंगे तो इसका सीधा असर उन जरूरतमंद छात्रों पर पड़ेगा जिनके लिए सरकार योजनाएं चलाती है। इस मुद्दे पर हमने पटना के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सरकार ने लगभग 5 लाख छात्रों का नाम जो है वो काटा है। सरकार की नजर में ये छात्र घोस्ट साबित हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये डिसीजन जो सरकार का है, फैसला, उसको कैसे लेते हैं? ये जो अभियान चलाया गया है कि जो फर्जी तरीके से जिनका स्कूल में अपीयरेंस नहीं है, जो स्कूल आ नहीं रहे हैं और रजिस्टर में उनका नाम चढ़ाया हुआ है कि 100 छात्र हैं और इस स्कूल में आते हैं 50 छात्र, तो 50 छात्र का जो मिड डे मील है या जो और जो योजनाएं जो स्कूल में आती है वो आखिर कहाँ जा रही हैं? वो कहीं ना कहीं वो किसी विशेष वर्ग के पॉकेट में जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ जो सही वर्ग के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो जो ये अभियान चलाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। इस फैसले से बिल्कुल लाभ होगा। जो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या तो कंटिन्यू करेंगे और नहीं तो हकीकत में वो नहीं पढ़ रहे होंगे तो पढ़ाने की व्यवस्था होगी, या फर्जी है तो फिर योजनाओं का लाभ उनको जो फर्जी लोग उठाते हैं वो नहीं उठेगा। तो ये कहीं न कहीं सरकार ने जो अभियान ये चलाया है शिक्षा के लिए, ये लाभदायक है। इसलिए लाभदायक है कि जो विगत दिनों में ये तमाम जो शिक्षा की व्यवस्था फैली थी वो दुरुस्त हो रही है। यह मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही है। मिली भगत भी होता है, जैसे में भोजन का जो उनकी राशि आती है उसमें गबन होता है और ये सरकार का पहल बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ा सा लेट आया है, अगर इन फ्यूचर पहले होता तो जितने राशि बचेगी हमारे प्रदेश के विकास के योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंगें हो गए और सारी योजनाओं का लाभ मिलता। ये सब फंड बचाएंगे तो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है उसको जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ताकि क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को छोड़ के हम लोग गवर्नमेंट पे दे रहे हैं, क्योंकि बाकी पूरे आप अदर कंट्रीज में देखिए तो वहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे कि लोग प्राइवेट को छोड़ के गवर्नमेंट की ओर भागते। हम लोग ये भी कर सकते, बुक वगैरह जो सीनियर है वो अपने जूनियर को दे ताकि हम लोग पेपर वगैरह इस सब में भी अगर गवर्नमेंट सोचती है तो कॉस्ट कटिंग करके हम लोग एक पुअर को अच्छे वे में एजुकेशन के लिए हम लोग प्रॉस्पर कंट्री की ओर एजुकेशन के लिए बढ़ सकते हैं। स्कूल नहीं जा रहा है वो तो उसको तो गलत तो है ही, उसको एकदम हटा देना चाहिए और शिक्षा के मामले में एकदम बढ़िया होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो कि ताकि प्राइवेट स्कूल में आदमी न ताके। बस ये जरूरी है। हाँ एकदम जरूरी है। शिक्षा के ही सहारे आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है आदमी, तो उसके अलावा विकल्प कुछ भी नहीं है। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।